हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममित कुमार जैन। देखिए, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 13 से है। और आज हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की, यानी कि ग्रहण के सिद्धांत की या आच्छादन के सिद्धांत की। लेकिन देखिए, जब हम बात करते हैं एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की, तो उससे पहले हमें आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 को जान लेना चाहिए। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की, तो देखिए आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये कहता है कि ऑल लॉज इन फोर्स in the territory of India immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with the provision of part 3 shall to that extent of such inconsistency be void। यानी कि ये कह रहा है कि इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त जितनी भी विधियां हैं वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जितने मात्रा तक वो इस भाग, यानी कि यहाँ पर पार्ट 3 की बात हो रही है, तो इस भाग से असंगत है। यानी कि सीधी सीधी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, यानी कि संविधान पूर्व विधियों की। तो यहाँ पर मैं इस बात को लिख रहा हूँ, यहाँ पर हम ये जो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 है ये बात कर रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, यानी कि ये बात करता है संविधान पूर्व। संविधान पूर्व का मतलब क्या हो गया? संविधान पूर्व विधियों का मतलब हो गया कि ऐसा आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा ये संविधान जो था ये एनफोर्स हुआ था। लेकिन इससे पहले क्या हमारे इंडिया में क्या और कोई लॉज नहीं थे? बहुत सारे लॉज थे, आप सब जानते हैं ब्रिटिश पीरियड के बहुत सारे लॉज हमारे पास थे। तो जितने भी लॉज पहले इंडिया में प्रिवेल करते थे उन्हें हम बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, यानी कि संविधान पूर्व विधियां। और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 हमें यही कहता है कि इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में जितने भी लॉज थे, यानी कि जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज थे, यानी कि बात वही बनेगी, तो इस संविधान के लागू होने से पहले हमारे इंडिया में जितने भी लॉज थे वो उस एक्सटेंट तक, उस मात्रा तक वो वॉइड हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, जहां तक वो लॉ या उनका कोई प्रोविजन हमारे पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की। और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, यानी कि संविधानोत्तर विधियों की बात करता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी कि हम बात करते हैं संविधान के बाद की, इसे बोलते हैं संविधानोत्तर। संविधान उत्तर मतलब संविधानोत्तर विधियों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, यदि आप देखें तो आर्टिकल 13 को कह रहा था स्टेट, और ये स्टेट वही है जो आर्टिकल 12 में मेंशन किया गया है। और आप ये जानते हैं कि यदि हम आर्टिकल 12 की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात आती है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स की बात आती है, और यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज की बात की जा रही है, अदर अथॉरिटीज की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अब चूंकि संविधान बनने के बाद की बात की जा रही है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात की जा रही है, तो यहाँ पर लिखा है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच एब्रेजेस और टेक्स अवे द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। जो ये पार्ट है, ये पार्ट कौन सा कर रहा है? पार्ट 3 कर रहा है। यानी कि सीधे सीधे बात की जा रही है कि राज्य, कोई भी राज्य, मतलब आर्टिकल 12 में जो राज्य की डेफिनेशन, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि इस संविधान के लागू होने के बाद राज्य का मतलब क्या? यदि हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो हमारा पार्लियामेंट हो जाता है, और स्टेट लेवल की बात करें तो ये स्टेट लेजिस्लेशन यानी कि राज्य विधानमंडल हो जाता है। तो संविधान के लागू होने के बाद आप, यानी कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, पार्लियामेंट के स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो हमारे पार्ट 3 में दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स है उनके विरोध में हो या उनको एन्यून करता हो। और यदि आपने ऐसा किया तो वो लॉ क्या हो जाएगा? ऐसा लॉ, यानी कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं वो क्या हो जाएंगे? वो उस एक्सटेंट तक, किस एक्सटेंट तक? जिस एक्सटेंट तक आप फंडामेंटल राइट का एनक्रोचमेंट करते हो, वायलेशन करते हो, तो उस एक्सटेंट तक ऐसे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हो जाएंगे वॉइड। ठीक है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है जब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, और जब हम बात करते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की, तो यहाँ पे एक टर्म आता है शैल नॉट मेक एनी लॉ। और यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की, तो यहाँ पर भी एक वर्ड आ रहा है लॉज। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये कहता है कि संविधान के पूर्व जो लॉज थे
वो यदि फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है वो उस एक्सटेंट तक अवॉइड हो जाएंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि आप ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, बनाएंगे तो उस एक्सटेंट तक अवॉइड हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब हम 13 क्लॉज 1 और 2 को देखते हैं तो यहाँ पर लॉ या विधि का इंटरप्रिटेशन हम देखें तो ये होता क्या है। तो इसको जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। यानी कि हम विधि की डेफिनेशन, लॉ की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। और यहाँ पर कह रहा है कि लॉ इंक्लूड्स any ordinance, order, bylaws, rule, regulation, notifications, custom or uses having the force of law in the territory of India। यानी इसके अंतर्गत कोई भी विधि के अंतर्गत कोई उपविधि आ सकती है, कोई आदेश आ सकता है, कोई अध्यादेश आ सकता है, कोई विनियमन आ सकता है, कोई प्रथा, रूढ़ि, नियम जिसका वही प्रभाव होता है, वही फोर्स, वही बल होता है जो एक विधि का होता है। कहां पर? भारत राज्य क्षेत्र के भीतर। लेकिन अब जो मेरा टॉपिक यहाँ पर आने वाला है, यानी कि हमारा जो टॉपिक, मेन टॉपिक है, वो टॉपिक बात कर रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की, यानी कि ग्रहण के सिद्धांत की। और देखिए मैं यहाँ पर लेके चलूंगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स होता क्या है, और ये जो बैकग्राउंड था, यानी कि हमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स या ग्रहण के सिद्धांत को पढ़ने के लिए ये कंसेप्ट समझने चाहिए थे, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब जरा मैं बात करूंगा एक्लिप्स की, तो देखिए इस बात को जरा अच्छे से समझेंगे आप। एक्लिप्स ये कहता है कि यदि मैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की बात करूं तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की यदि मैं बात करता हूं तो देखिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट से पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज थे। ये क्योंकि मैंने एरो इधर किया तो ये हो जाएगा संविधान से पहले, तो ये क्या हो गया हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चलिए आर्टिकल 13 क्लॉज 1 हमें ये कहता है कि ये लॉज या इनका कोई प्रोविजन, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसमें एक पार्ट 3 आया होगा, और पार्ट 3 में क्या बताया गया था? फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए थे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। 13 क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है वो क्या हो जाएगा? उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चलिए हम मान लेते हैं कोई ऐसा लॉ है जो हमारे किसी फंडामेंटल राइट से उसके कंट्राडिक्शन में, उसके विरोधाभास में है, तो ऐसा लॉ क्या उसका वो कंसर्न प्रोविजन वॉइड हो जाएगा। लेकिन सपोज जिस वजह से हमारा ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वॉइड डिक्लेयर किया जा रहा है, यदि वो इनकंसिस्टेंसी ही खत्म कर दी जाए तो क्या होगा? यदि सपोज ऐसा हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर कि सपोज कोई एक ऐसा आर्टिकल 15 है, मान लीजिए इक्वालिटी की बात की जा रही है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। यदि आर्टिकल 15 की बात करूं तो सपोज आर्टिकल 15 में कोई ऐसा प्रोविजन था जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के किसी प्रोविजन से असंगत हो, तो यदि ये प्रोविजन हमारे किसी फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो ऐसा प्रोविजन क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। लेकिन सपोज हमारी पार्लियामेंट अमेंडमेंट करे और अमेंडमेंट करके सपोज कॉन्स्टिट्यूशन से इसे ही आर्टिकल 15 को ही रिपील कर दे सपोज, तो ऐसे में अब इसका क्या होगा? जो ऑलरेडी इस वजह से वॉइड हुआ था क्योंकि वो किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा था, इस वजह से हमने आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को फॉलो करते हुए इस प्रोविजन को, इस प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के किसी प्रोविजन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन अब जिसकी वजह से, जिस फंडामेंटल राइट की वजह से हमने इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, अब हमने वही प्रोविजन, वही फंडामेंटल राइट हटा दिया। अब यानी कि अब ये मानिए अमेंडमेंट करके जो बात ये कहता था प्रोविजन, अब वही बात फंडामेंटल राइट कह रहा है। यानी कि हम ये कह रहा हूं मैं कि यदि कोई अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट दोनों के बीच की जो विरोधाभास था, इनकंसिस्टेंसी थी, वो खत्म कर दे और दोनों ही बात एक कहे, तो क्या ये प्रोविजन जो इस वजह से वॉइड हो गया था क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा था, तो क्या ये पुनः जीवित हो जाए? क्या ये पुनः जीवित हो जाए? क्या ये अब एग्जिस्टेंस में आ जाए? तो इसी का क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की, और मैं इसे बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसे आप यदि अच्छे से सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। पर यहाँ पर मैं बात करूंगा एक्लिप्स की। देखिए यदि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर लेके आने वाला हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को लेके, कि सपोज ऐसा हो, ये मैं एक सन बना रहा हूं यहाँ पर सन, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं अर्थ, यानी कि
एक्लिप्स आप जानते हैं, यदि मैं बात करूं सोलर एक्लिप्स की या सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण आप जानते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है, वो स्थिति होती है हमारी एक्लिप्स की, ग्रहण की, और दैट इज सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। अब सपोज ऐसा हो कि मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं अर्थ। अब सोचिए कि जो इसकी रेज हैं, सन की रेज हैं, वो हमारे अर्थ पे आ रही हैं, लेकिन ऐसा हो कि यदि, क्योंकि आपको पता है कि जो मून है वो रोटेट कर रहा है आपको, तो सपोज मून रोटेट करते करते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो जो रेस थी कहीं ना कहीं रेस यहाँ पर रुक गई, और इस बीच ये अर्थ तक ये रेस नहीं जा पा रही है। इसी को तो हमने एक्लिप्स बोला है, और इसी को कंपैरिजन में करूंगा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के साथ आर्टिकल 13 में जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात की जा रही है, मैं उसी का कंपैरिजन करने यहाँ पर हूँ। तो अब ध्यान देते हैं, यदि मैं यहाँ पर इसी का कंपैरिजन करूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा मून है, ठीक है, तो एक हमारे पास सन है, एक मून है और एक अर्थ है। लेकिन अब देखिए मैं कंपैरिजन करूंगा, यदि ऐसा हो कि जो ये सन है इसको मैं नाम दे रहा हूं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, संविधान पूर्व विधियों की बात कर रहा हूं मैं, ये कौन सा हो गया हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी कि संविधान पूर्व विधियों की बात की जा रही है। और ये कौन हो गए, ये है अर्थ, यानी कि इसे मैं शो कर रहा हूं वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब सोचिए आप कि अब हम ये देखेंगे कि जो मून है, मून को मैं लेके आऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, मैं मून को लेके आऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, लेकिन अभी मैं वो स्थिति दिखा रहा हूं कि अभी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी एनफोर्स नहीं हुआ था, यानी कि मैं बात लेके आ रहा हूं 26 जनवरी 1950 से पहले की। तो स्थिति क्या थी, मान लेते हैं कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था, यानी कि संविधान से पहले जितने भी लॉज थे, तो किसी भी लॉ की मैं बात करूं तो वो लॉ सीधे सीधे हम पे सीधे एनफोर्स होता था, उसकी रेस सीधे सीधे हम लोगों को पड़ती थी, यानी कोई भी ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, उसका कोई भी प्रोविजन हम लोगों पे अप्लाई होता था, हमें वो लॉ मानना पड़ता था। लेकिन अब ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, जो है तो मून, मैंने मून बता रहा हूं इससे, लेकिन ये मैंने कंपैरिजन किससे किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और 26 जनवरी 1950 को ये मून हमारे अर्थ के सामने, यानी हमारे सामने आ गया, और इससे क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि अब तक जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की जो रेज हम लोगों पे पड़ रही थी, वो क्या हुआ, वो मून की वजह से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से, कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें पार्ट 3 भी था, तो आर्टिकल 13 भी था। आर्टिकल 13 में सीधे सीधे बोल दिया कि भैया आपका कोई भी प्रोविजन, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संविधान पूर्व का कोई भी प्रोविजन जो हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि पार्ट 3 से इनकंसिस्टेंट होगा, उसकी रेज हम आगे नहीं जाने देंगे, यानी कि वो रेज वहीं पर डेड हो जाएंगी, वहीं पर वॉइड हो जाएंगी, और वो लॉज अब हम लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सा डॉक्ट्राइन है, ये है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ग्रहण का सिद्धांत। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आई कि सपोज जिस वजह से ये इनकंसिस्टेंसी बनी हुई थी, यानी कि फंडामेंटल राइट हमारे सामने आ चुका था मून के रूप में, अब ऐसा हो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कोई भी ऐसा प्रोविजन जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा था, इस वजह से मून सामने आ गया आर्टिकल 13 के रूप में, और इसने वो रेस यहीं पर रोक दी कि भैया ये आगे नहीं जाएंगी रेस, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हम आगे एप्लीकेबल नहीं कराएंगे क्योंकि अब हमसे अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन सपोज जिस वजह से ये रेस यहाँ पर रुक गई, यदि हम उसी फंडामेंटल राइट को, उसी ऐसे फंडामेंटल राइट को जिसने हमारे इस रेस को रोक दिया है, उसे ही हटा दें, इस इनकंसिस्टेंसी को ही हटा दें, यानी मैं इस मून को अब आगे बढ़ा दूं, तो क्या ये रेस जो डेड हो चुकी थी, वॉइड हो चुकी थी, क्या ये फिर से पुनर्जीवित हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? और यस, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहता है यस ऐसा हो सकता है। और इसी के रिगार्डिंग में बात करूंगा, यहां पर आगे जा देखिएगा जरा, एक केस आया था बीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, बीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी।
और ये 1955 का केस था सुप्रीम कोर्ट का। जरा ध्यान देंगे इसमें, इस बात को आप समझें, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर जो सन था जिसे मैंने प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दिखाया, तो इस केस में क्या हुआ, एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को चैलेंज किया गया और वो था बरार मोटर व्हीकल एक्ट, बरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947। कौन सा था, बरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947। और 1947 आप इसे देख के पता लगा पाएंगे कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात कर रहा है, संविधान के पहले की विधि की बात कर रहा है। अभी क्या था कि ये कौन हो गए, ये तो हम अपनी बात कर लेते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की बात करते हैं, अब सिटीजन्स की बात कर लेते हैं। ये कौन है हमारा, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। कौन सा, बरार मोटर व्हीकल एक्ट, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात की जा रही है, ठीक है। और मैं यहाँ पर नीचे सन भी लिख देता हूं। ये हमारा क्या है, अर्थ यानी हम लोग। अभी क्या था कि जब तक हमारा मून यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था, तब तक इसके जो प्रोविजंस थे वो हमारे अर्थ पे सीधे सीधे पड़ते थे, यानी कि ये हम पे लागू होता था। लेकिन क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को मून के रूप में हमारा कौन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया 19 क्लॉज 1G। तो पहला हम ये समझ लेते हैं कि जो बरार मोटर व्हीकल एक्ट है वो कहता क्या था, जब तक ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। बरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947 का एक प्रोविजन ये था कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जब चाहे, जो राज्य सरकार है वो जब चाहे हमारे जो मोटर व्हीकल बिजनेस था, मोटर यान का जो कारोबार था, उसे जब चाहे उसे अधिग्रहण कर सकती थी, उसे जब चाहे अपने कंट्रोल में ले सकती थी। कौन, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 जनवरी 1950 को मून के रूप में, तो उसमें एक फंडामेंटल राइट हमारा था 19(1)G, और इसमें बात करता है फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ बिजनेस ऑक्यूपेशन प्रोफेशन। तो उसमें मेरा राइट था कि यदि मैं कोई बिजनेस करना चाह रहा हूं तो आप जो स्टेट है वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी इस टाइप का कि आप हमारे उस बिजनेस को एक्वायर कर लें, कैप्चर कर लें उसे। लेकिन अब चूंकि ये जो लॉ था वो तो ये कहता था जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो जब चाहे हमारे बिजनेस को, जो मोटर व्हीकल का बिजनेस है उसको जब चाहे कैप्चर कर सकती है। लेकिन चूंकि हमें 19 क्लॉज 1G में ये फ्रीडम मिली कि आप हमारे बिजनेस पे कैप्चर नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, अब प्रॉब्लम ये थी कि ये वाला जो प्रोविजन है वो हमारे इस फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा था। इसलिए जो रेज अब तक हम लोगों पे पड़ रही थी, इसकी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो हम लोगों पे लागू होता वो प्रोविजन, वो क्या हुआ, मून के रूप में, क्योंकि 19(1)G आ गया तो ये क्या हो गया, ये वॉइड हो गया, यानी कि ये रेज अब हम लोगों तक नहीं पड़ेंगे। लेकिन यानी कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी कि बरार मोटर व्हीकल एक्ट का वो प्रोविजन जो हमारे आर्टिकल 19(1)G का वायलेशन कर रहा था वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। इसके बाद हमने 19(1)G में फर्स्ट अमेंडमेंट किया। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 हमारी पार्लियामेंट ने किया, और अब अमेंडमेंट करके 19(1)G में ये बात जोड़ दी कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे किसी भी बिजनेस को एक्वायर कर सकती है, कैप्चर कर सकती है, उस पर एकाधिकार कर सकती है। अब यही बात तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहता था, और फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1G भी यही बात कहता है। तो अब आप देखेंगे कि अब इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, अब इसमें कोई विरोधाभास अब नहीं रहा। यानी कि जब तक ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का वो प्रोविजन इसलिए वॉइड हो गया था क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट से पहले 19 क्लॉज 1G हमको ये राइट देता था कि आप हमारे बिजनेस को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का वो प्रोविजन वॉइड हो गया था। लेकिन यदि वो रेस्ट्रिक्शन ही हट जाए फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद, वो फंडामेंटल राइट इस प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट था, अब वो इनकंसिस्टेंट नहीं रहा। जो ये प्रोविजन कहता था वही फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1G कहने लगा। तो ये जो मून था इसे हमें रास्ते से हटाना पड़ेगा, यानी ये कह लीजिए कि हमें इस मून को हटाना पड़ेगा, और इस मून को हटाते ही जो ये रेज वॉइड हो गई थी ये पुनः जीवित होके ये हम लोगों पे फिर से लागू होने लगी। यानी कि यदि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इस वजह से कि वो किसी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है वॉइड हो जाती है, तो जब तक ऐसी इनकंसिस्टेंसी बनी रहेगी वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वॉइड होगा। लेकिन जैसी ही वो इनकंसिस्टेंसी खत्म होगी वो मून रास्ते से हट जाएगा, और वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का वो प्रोविजन जो वॉइड हो गया था वो फिर से पुनर्जीवित होकर हम लोगों पे अप्लाई हो जाएगा। और
ये तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बड़ा लीडिंग केस है भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। तो जनरली आपके प्री एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किस केस में प्रोपाउंड किया गया था, तो आप बताएंगे भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि इस केस में किस प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को चैलेंज किया गया था, तो आपके सामने उसका आंसर होगा, वो आंसर है बरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947। तो आज का जो ये लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा, और कल उसके बाद हम नेक्स्ट आपसे फिर मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।